ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं, डायरेक्ट एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और वो टॉपिक है हमारा वर्ब। लेसन नंबर 6, इसके 5 लेसन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। आज हम लेसन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स हम पढ़ रहे थे, कैन, कुड और मे माइट का यूज विद एग्जांपल्स मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद मैंने बताया था कि मॉडल्स हमें बताते क्या, मॉडल्स हमें किसी भी पर्सन की जो बोल रहा है, स्पीकिंग पर्सन की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड है, उसके बारे में बताते हैं, टेंस के बारे में नहीं बताते। इससे काफी सारे एग्जाम्पल हमने किए थे। फिर मैंने बताया था कि मॉडल्स के 3 टाइप होते हैं, ये बता चुका हूं मैं। और उसके बाद मॉडल्स ये होते हैं जो टाइप होते हैं, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ विल, शैल और शुड और ought to के यूजेस भी हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ विल एंड शैल। अब सबसे बड़ी बात है, विल और शैल का यूज आपने देखा होगा काफी सारी वीडियोस में। विल और शैल का जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर की बातें बताने के लिए। किसकी बातें बताने के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं? फ्यूचर की बातें बताने के लिए यूज करते हैं, भविष्य की बातें बताने के लिए यूज करते हैं। क्या इसके अलावा भी विल और शैल का यूज होता है? क्या फ्यूचर की बातें ना बता करके और भी कुछ ऐसे ऐसी बातें हैं जिनमें विल और शैल का यूज होता है? और अगर जो होता है तो किस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ। अब इसमें बताया कि वो अगले महीने आपके पैसे लौटा देगा, बात नंबर 1। लेकिन इसमें एक और भाव, बात तो फ्यूचर की है, लेकिन फ्यूचर की बात के साथ साथ एक प्रॉमिस भी किया है इसमें कि अगले महीने वो लौटा देगा। मतलब सामने वाला इस बात को समझ रहा है कि अगले महीने लौटा देगा। अगर जो यही बात मैं किसी और तरीके से कहूं, ठीक है, प्रॉमिस की बात ये कब मानी जाएगी? जब मैं इसको किसी और तरीके से कहूंगा। वो बात भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसको प्रॉमिस माना जाएगा और कैसे इसको एक नॉर्मल बात माना जाएगा। अगर वो ही विल कहता है तो वो बोलेगा ठीक है लौटा देना। ठीक है, आगे देखते हैं। आई शैल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष शादी कर लूंगा, या मेरी शादी अगले वर्ष हो जाएगी। तो कभी भी हम फ्यूचर की बातें जब बताते हैं विल शैल से, तो किस तरीके से यूज होता है? सबको पता है कि आई और वी हमारे दो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। वी आर अस, आर्स और आर सेल्व्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा कौन से मॉडल का यूज होता है? इन दोनों में से शैल का यूज होता है। हमेशा तो मैंने बोल दिया, लेकिन नॉर्मली फ्यूचर की बातें बताने के लिए हमारा कौन से मॉडल का यूज होता है? शैल का यूज होता है। और यू, यू मतलब जो कि एक सेकंड पर्सन है, उसके साथ किसका यूज होता है? कौन से मॉडल का? इन दोनों में से विल का यूज होता है। ठीक है। और ही, शी, दे, इट, एनी नाउन और प्रोनाउन, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन, देखो इन 3 वर्ड्स के अलावा जितने भी नाउन या प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं इस दुनिया में, जितने भी नाउन या प्रोनाउन है वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। उनके साथ भी हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये सब मोस्टली आप स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने। तो क्या ऐसा भी होता है कि आई और वी के साथ मैं शैल की जगह विल का यूज कर दूं? और विल का यूज करूंगा तो क्यों करूंगा और क्यों नहीं करूंगा? ठीक है, जब नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा, करूंगा तो क्यों करूंगा? ऐसे ही क्या मैं यू के साथ शैल का यूज कर सकता हूं, या सिर्फ विल ही यूज होगा? क्या मैं ही, शी, दे, इट और बाकी थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकता हूं, या फिर विल का ही यूज होगा? अगर जो शैल का यूज कर सकता हूं तो क्यों होगा, कैसी बात बताने के लिए होगा, या फिर होगा ही नहीं? क्वेश्चन है ये। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे आगे। चलो, अब ये तो पता लग गया ना कि ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं नॉर्मल बातें बताने के लिए और फ्यूचर की बातें बताने के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ते हैं, इसके जो अलग से बातें हैं, इसके जो एक्सेप्शन है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अब आई और वी की बात करूं, जो कि हमारे कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सबको पता है कि इसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल विल का यूज भी नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल हम विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं आई के साथ विल का यूज कर रहा हूं, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं अपनी लैंग्वेज में।
लेकिन अगर जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं या 10th और 12th के किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करूं, तो हम आज भी आई और वी के साथ शैल को ही फॉलो करते हैं, और बाकी सब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल ही फॉलो करता है उनको। ठीक है, अब देखो, ही शी इट दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, और यू के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इनके साथ हम शैल का यूज कर दें और इसके साथ हम विल का यूज कर दें? अगर ऐसा हो सकता है तो किस तरह की बातें बताने में उसका यूज होता है? अब देखो, एक बात बताई है, आई शैल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगा, नॉर्मल बात है, जाऊंगा, मैंने बोल दिया, सामने वाले ने मेरी बात सुन ली, उसने बोला हाँ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं शिमला जरूर जाऊंगा, और अगर जो इस शैल की जगह मैं विल यूज कर दूं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन आई और वी के साथ जब मैं विल यूज कर देता हूं, तो उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन जैसी भावना आ जाती है, फीलिंग आ जाती है। अगर जो वो कहना चाहता है कि मैं शिमला जाऊंगा, तो क्या कहेगा, आई शैल गो टू शिमला। अगर वो कहता है कि भाई मैं जरूर जाऊंगा, तो उसको कोई एक्स्ट्रा वर्ड, जरूर जाऊंगा ऐसा बोलने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो शैल की जगह विल का यूज कर देता है। मतलब हम जो है शैल की जगह विल का यूज कर देते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे अब ऐसे ही अपोजिट है कि ही शी इट दे यू के साथ अगर जो मैं विल की जगह शैल का यूज कर दूं, तो उसमें क्या है, नॉर्मल बात को हम डिटर्मिनेशन के साथ बोल देते हैं, तो हम शैल का यूज करते हैं। जैसे अब वो बातें जो कि हम विल की जगह शैल को यूज करके और शैल की जगह विल को यूज करके हम अक्सर बोला करते हैं, वो बातें मैं बताने वाला हूं आपको। वो चार बातें हैं ये। एक, डिटर्मिनेशन, अगर जो किसी ने दृढ़ निश्चय के साथ कोई बात कहनी है, तो शैल की जगह विल की जगह शैल आ जाएगा। ठीक है, अगर जो किसी ने किसी को धमकी देनी है, तो शैल की जगह विल की जगह शैल, मतलब आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, ही शी इट दे यू के साथ हम शैल का यूज करेंगे। वार्निंग देनी है, वार्निंग देनी है, तो वार्निंग, चेतावनी देनी है, तो भी ऐसा ही होगा, हम एक दूसरे को इनको बदल देंगे। और प्रॉमिस करना है तो भी, मतलब ऐसी भावनाओं को अगर जो अपनी बात में आप लाना चाहते हैं, भाई आने वाले टाइम की मैं बात कर रहा हूं, और जो विल शैल से होगी, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर जो मैं नॉर्मल फ्यूचर की बात ना करके अपनी भावनाओं को डिटर्मिनेशन के साथ या थ्रेट कर रहा हूं, किसी को वार्निंग दे रहा हूं या फिर प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मैं आई वी के साथ शैल का यूज नहीं करूंगा, मैं विल का ही यूज करूंगा। और ही शी इट दे थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज ना करके शैल का यूज करूंगा। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैंने बोला, शी शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। अब अगर जो मैं यहां पे कहता हूं शी विल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, तो अचीव सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने की बात कर रही है। ठीक है, सक्सेस को क्या कर रहे हैं, अचीव करने की बात है। तो सक्सेस अचीव करना एक डिटर्मिनेशन की बात है ना, दृढ़ निश्चय की बात है कि पक्का करेंगे। तो अगर विल कहते हैं तो वो भी गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे नहीं यार विल तो गलत होगा फिर शैल ठीक होगा, या शैल गलत होगा विल ठीक होगा, ऐसा नहीं है। अगर जो यहां पर विल का यूज करता हूं तो ये बात नॉर्मली बोली जा रही है। अगर मैं शैल का यूज कर देता हूं तो इसका मतलब ये बात सामने वाला जो बोल रहा है वो पक्की, मतलब निश्चय से बात कर रहा है कि पक्का अचीव कर लूंगा मैं सक्सेस को। तो शी के साथ हमने जब शेल यूज किया, तो यहां पर क्या आ गया, हमारा डिटर्मिनेशन आ गया। मतलब जो भावना है वो बदल गई। क्या बदल गई, भावना बदल गई। इस बात को बोलने की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो चेंज हो गई। अगर वो विल करेंगे तो नॉर्मल फीलिंग, शेल करेंगे ठीक तो डिटर्मिनेशन आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस में करते हैं। अब मैं कहता हूं यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क हार्ड। अगर मैं ऐसे कहता हूं यू विल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब सामने वाला कहेगा ठीक है देख लेंगे ट्रांसफर जब करोगे। अगर मैंने कहा यू शैल बी ट्रांसफर्ड, तो इसका मतलब मैं उसको वार्निंग दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं, तो इस बात को वो सीरियस लेगा कि भाई ये तो मुझे धमकी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो पक्का मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यू के साथ जब मैं इस तरह की बात कहूंगा और मैं मॉडल का यूज कर दूंगा, शेल का यूज कर दूंगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें मानी जाएगी वार्निंग या फिर मानी जाएगी थ्रेट। मतलब गलत कुछ भी नहीं है, ना विल गलत है ना शेल गलत है। बस ये है कि विल की जगह शेल का यूज करते ही या फिर शेल की जगह विल का यूज करते ही हमारी जो भावना है, फीलिंग है, एटीट्यूड है, वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? जैसे इन सेंटेंसेस की बात करें,
शी शैल पे यू नेक्स्ट संडे, अगर मैं बोलता हूं ही विल पे यू नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट संडे, वो आपके पैसे दे देगा नेक्स्ट मंडे, मतलब ये नॉर्मल कहा गया है, ठीक है। अब मैंने बोला ही शैल पे यू नेक्स्ट मंडे, इसका मतलब आपसे वो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं दे ही दूंगा, मतलब मेरी तरफ से इस बात को, अगर मैं ऐसे बोलूं आई प्रोमिस यू आई शैल पे यू नेक्स्ट संडे, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें नेक्स्ट संडे पैसे दे दूंगा, तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय मैं बोल दूंगा आई विल पे यू नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो उसमें सामने वाला समझ जाएगा कि भाई प्रॉमिस किया जा रहा है, ये पक्का दे देगा, ठीक है। तो शेल में यहां पर शेल थर्ड पर्सन के साथ मैंने शेल यूज किया, तो कौन सी भावना आ गई, प्रॉमिस की भावना आ गई। इस सेंटेंस में क्या हो गया, अगर मैं कहता हूं ही शैल पनिश यू, तो इसका मतलब धमकी वाली भावना आ गई, थ्रेट वाली भावना आ गई, वार्निंग वाली भावना आ गई। ही विल पनिश यू नॉर्मल बात, ही शैल पनिश यू धमकी, ठीक है। एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, अब एनीवन क्या है, थर्ड पर्सन, शेल क्या है, मोस्टली विल यूज होना चाहिए, एनीवन थर्ड पर्सन का विल, लेकिन मैंने कहा अगर यहां एक नॉर्मल बात बोलता तो विल भी यूज कर लेता, ठीक है, यहां भी विल यूज हो सकता है, लेकिन मैं शेल का यूज धमकी देने के लिए यूज कर रहा हूं, वार्निंग देने के लिए यूज कर रहा हूं कि जो भी इस बात में इन्वॉल्व हुआ उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो वार्निंग देने के लिए भी हम विल और शेल को हम चेंज कर देते हैं, एक दूसरे की जगह यूज कर देते हैं। अब समझ में आया कि विल की जगह हम शेल का यूज भी कर सकते हैं, शेल की जगह विल का यूज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में आजकल हम नॉर्मली बात बोल देते हैं, विल की जगह शेल, शेल यूज कर दो, विल यूज कर दो, सब चलता है, ठीक है, सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन करते वक्त हम थोड़े से एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, गुस्से वाले गुस्से में बोल देते हैं, तो शेल विल मैटर नहीं करता, एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि हाय धमकी दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर जो लिख के बोलना है, ये बात लिख के बतानी है, तो लिख के बताने में आजकल तो व्हाट्सएप पे इमोजी डाल देते हैं कि अगर आप एंगर में बोल रहे हो शैल विल का यूज कैसे भी कर लो, लेकिन वो इमोजी डाल दो, वो लाल सा इमोजी डाल दो ऐसे वाला, तो सामने वाला समझ जाएगा अभी गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को वार्निंग दे रहा है। लेकिन अगर जो मैं किसी को लिख के ऐसा बोल रहा हूं, तो अगर वो बोलूंगा एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, इसका मतलब ये बात कहीं पे लिखी हुई है, तो ये एक वार्निंग है, एक थ्रेट है। एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड विल बी पनिश्ड, ये नॉर्मल बात बोली गई है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी बात को शेल में ही लिखा जाना बेटर माना जाएगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, देखो ये बात समझ में आ गई कि हम थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ शेल का यूज कर दें तो कैसे फीलिंग्स में चेंज आ जाता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज कर दें तो कैसे फीलिंग्स में चेंज आ जाता है, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब जैसे दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं, इनमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखो सबसे पहला सेंटेंस है शैल आई कैरी दीज गुड्स इनटू द रूम फॉर यू। अब शैल का यूज आई के साथ किसके लिए हुआ, अब शैल का यूज क्या सिर्फ फ्यूचर की बातें बताने के लिए तो होता है, फ्यूचर वाली फीलिंग के लिए तो, लेकिन शैल का यूज यहां पर किसके लिए हुआ, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए भी मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, शैल आई यूज योर पेन, मैं परमिशन मांग रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए भी, और परमिशन के लिए भी, हम परमिशन मांगने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं, ना सिर्फ फ्यूचर की बातें बताने के लिए कि मैं ये काम कर दूं, ठीक है, अब ये फ्यूचर की बात तो नहीं, अभी कर दूं, तो हम क्या है यहां पर हम मे का यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मे का नहीं कर सकते, क्लियर है। थोड़ा सा पोलाइट होना है तो हम कुड का यूज भी कर सकते हैं, वो भी एक्चुअली क्या मॉडल ना सबसे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो इसमें शैल कब आ जाएगा, मे कब आ जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा डीपली समझा जाए तो बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आता है इन चीजों को समझने में। अब देखो नबडी शैल नॉट राइट ऑन द टेबल, अब इसमें क्या है, शैल का यूज प्रोहिबिशन के लिए भी होता है, किसके लिए होता है, प्रोहिबिशन के लिए भी होता है, प्रोहिबिट किसी चीज को मना करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नबडी शैल नॉट राइट ऑन द टेबल, कोई भी टेबल पर नहीं लिखेगा। आपने देखा होगा, मैं अपनी लाइफ में कई बार देखता हूँ जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो जो टेबल डेस्क होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कुछ भी, समथिंग बॉय, कुछ भी, किसी का नाम लिख के आई लव यू लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, अब वो पढ़े ना पढ़े।
तो ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए, नबडी शैल नॉट राइट ऑन द टेबल। अब ऐसी बात बताने के लिए नबडी जो कि थर्ड पर्सन है, मैंने उसके लिए क्या यूज किया, शैल का यूज किया, विल का यूज नहीं किया मैंने, शैल का यूज किया, क्योंकि यहां पे एक नॉर्मल बात ना बता करके एक प्रोहिबिट किया जा रहा है, एक तरीके से एक माइल्ड वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, शी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, वो नाइट पार्टी अटेंड नहीं करेगी। भाई दिन में जा सकती है, कहीं भी जाना है, नाइट पार्टी नहीं। जैसे मम्मी पापा कहते हैं नहीं बेटा रात को नहीं जाना, दिन में जो पार्टी है जाओ आप। लड़कियों को मोस्टली ऐसा बोला जाता है, उन पे ये पाबंदी लगाई जाती है, मोस्टली हमारे समाज में ऐसा होता है। तो ये भी क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। तो प्रोहिबिशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, विल की जगह शैल का यूज करते हैं। विल की जगह किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, शैल कमल वेट फॉर यू, इसमें भी एक परमिशन मांग, क्या कमल तुम्हारे लिए वेट करे? भाई मैं तुमसे एक हल्की सी एडवाइस ले, क्या कमल वेट कर ले या ना करे? ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हमने किसका यूज किया। अगर मैं कहता हूं विल कमल वेट फॉर यू, अगर जो मैं ऐसा कहता हूं विल कमल वेट फॉर यू, अगर जो मैं ऐसा बोलता हूं तो गलत ये भी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या, क्या कमल तुम्हारी इंतजार करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या वो तुम्हारी इंतजार करेगा, तुम्हारे लिए रुकेगा? तो इसका मतलब तो है सिंपल फ्यूचर की बात, रुकेगा। पार्टी में तुम हो भाई, तेरे लिए कमल रुक जाएगा, इस तरीके से। अगर मैं कहता हूं शैल कमल वेट फॉर यू, क्या कमल तुम्हारा इंतजार करे, मैं तुमसे बात पूछ करें, बोलूं उसको इंतजार करने के लिए, तो शैल और विल दोनों ठीक है, लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई। मैंने क्या बोला था, मॉडल जो है फीलिंग्स की बात करते हैं, टेंस की बात नहीं करते हैं। क्लियर है? अगर वो टेंस की बात कुछ मॉडल करते भी हैं जो हम पढ़ते हैं मोस्टली बुक्स में, तो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली मॉडल जो है फीलिंग की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आगे देखते हैं क्या है। अब जो मैंने शेल की बात की, अभी मैंने सारी बातें बताई ना कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, लेकिन विल का भी कर सकते हैं। ही शी इट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं, लेकिन शेल का भी कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम फर्स्ट पर्सन से लेते हैं उन्हीं बातों के। किसके? जैसे अब मैं कहता हूं ही विल गो टू मुंबई टुमारो, सिंपल बात, सिंपल बात। ये हमने कौन सी बात की, सिंपल बात की, वो क्या है, मुंबई जाएगा कल को। अगर मैं ऐसा ही बोल दूं कि ही शैल गो टू मुंबई टुमारो, इसका मतलब पक्का जाएगा, रुकेगा नहीं, पक्का जाके मानेगा, कोई रोक के दिखा दे। उसमें उसकी क्या होगी, डिटर्मिनेशन आ गई। तो ठीक दोनों है, लेकिन फीलिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं आई विल सी यू, देख लूंगा तुझे मैं, बहुत बोलने लग गया तो देख लूंगा तुझे मैं, तूने बहुत नुकसान, मैं भी देख लूंगा आने वाले टाइम में, मैं भी देखूंगा तुझे। ठीक है, अब एक धमकी दे रहे हैं। अब मैं कहता हूं आई शैल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे दिख जाओगे, आई शैल सी यू। अब मैं कहता हूं आई विल सी यू, देख लूंगा तुझे मैं। अब यहां पर धमकी है, अब यहां वो देखने नहीं है भी सामने कोई आ गया और हमें दिख गया, वो मैं देख लूंगा नहीं, देख लूंगा इसका मतलब तुमसे निपट लूंगा मैं। ठीक है, तो विल की बात में क्या आ गई, यहां पे कौन सी फीलिंग आ गई, थ्रेट की या वार्निंग की फीलिंग आ गई। समझे कुछ? मॉडल चीज ही ऐसी है भाई, मॉडल्स जो है भैया चीज ही ऐसी है, बड़ा कंफ्यूजिंग चीजें हैं ये, लेकिन मुश्किल नहीं है, बढ़िया सा मजेदार है ना। अब ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई अपना काय का मजा आएगा, काय की इंग्लिश सीखोगे, कुछ भी नहीं। आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें पे कर दूंगा मंडे को। ठीक है, प्रोमिस, क्या है ये, प्रोमिस। अगर को होता हूं आई शैल पे यू ऑन मंडे, किसी को बोल अरे मेरे पैसे कब देगा, कब पे करेगा, आई शैल पे यू ऑन मंडे, तो सामने वाला कहेगा अच्छा यू शैल पे मी, यू विल पे मी ऑन मंडे, तुम मुझे मंडे को दे दोगे पैसे। उसको यकीन नहीं हुआ बात का, क्योंकि तुम बोल रहे हो दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तुम बोलते हो आई विल पे यू ऑन मंडे, इसका मतलब तुम्हारी बात में प्रोमिस आ गया, इसका मतलब सामने वाली बात, तुम्हारा जो बात सुन रहा है वो मान जाएगा कि भाई ये आई विल बोल रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, इसका मतलब पक्का दे देगा ये मेरे पैसे। ठीक है, आई विल अचीव माई गोल, ठीक है, डिटर्मिनेशन, बोला था ना, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल कर दे तो ये वाली भावनाएं आ जाती हैं, अभी बताया था मैंने,
मैंने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ एग्जाम्पल बताए थे, अब एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ बता दिया आपको। अगर मैं कहता हूं आई शैल अचीव माई गोल, इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपना गोल अचीव करूंगा। नॉर्मल बात बोल दी, आई विल अचीव माई गोल, पक्का करूंगा, ठीक है, क्लियर है। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। अब बोलता आई शैल नेवर, मैं उससे बात नहीं करूंगा कभी। अब सामने वाला ठीक है, देख लेंगे, ठीक है, सामने वाले को लगेगा कर ही लेगा यार, लेकिन आपने बोला आई विल नेवर, तो इसका मतलब जो आपकी बात सुन रहा है वो बोलोगे ना, भाई विल नेवर बोल रहा है, ये नहीं बात करेगा बिल्कुल भी, डिटर्मिनेशन है इसकी बात में, ठीक है। तो विल की जगह शैल का यूज कर दे अगर जो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल की जगह विल का यूज कर दे फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ, तो फीलिंग चेंज हो जाती है। वो बात फ्यूचर की बात तो होती ही है, लेकिन उसमें फीलिंग बदल जाती है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। दोनों एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, बस फीलिंग्स बदल जाती हैं, क्लियर है। चलो अब आगे ये दो एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने बोला ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, सभी के सभी कैडेट परेड अटेंड करेंगे। द गर्ल्स विल नॉट वियर शॉर्ट्स, जो गर्ल्स हैं वो शॉर्ट्स वियर नहीं करेंगे। जो विल का यूज होता है सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, वो इंस्ट्रक्शन या कमांड देने के लिए भी होता है। किसके लिए? इंस्ट्रक्शंस या कमांड देने के लिए भी ऐसा यूज किया जाता है कि अब भी नहीं पहनेंगे और आने वाले टाइम भी नहीं पहनेंगे। ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, ठीक है, ये बात है अब की भी, कि आज भी मत पहन के आना, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे देखो। अब हमारे एसएससी में मोस्टली किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है या किसी भी एग्जाम में, वो प्रॉब्लम मैं थोड़ी शेयर करता हूँ कि कहाँ पर हम विल शैल का यूज ही नहीं करते। यहाँ तो यूज करना बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर जो तुम मेहनत करोगे, अगर जो तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। कंडीशन रख दी, मेहनत करेगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं। कंडीशनल सेंटेंस हो गया ना, कौन सा सेंटेंस हो गया? कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। आई विल रिटर्न योर बुक्स व्हेन आई विल रीच होम, इसमें भाई जिस टाइम घर पहुंच जाऊंगा 5 बजे 6 बजे, मैं तुम्हें क्या है तुम्हारी किताबें वापस कर दूंगा। अभी मैं बाहर हूं भाई, मैं घर आ जाऊंगा, मैं तेरी किताबें वापस तुझे कर दूंगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? घर पहुंचने की, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जब लिखे जाते हैं, अब क्या है, अब देखो क्या है, अब ये बोल रहा है दो बातें, ये दो सेंटेंस जुड़ करके एक सेंटेंस बना रहे हैं। जब कभी भी ऐसे सेंटेंस हो ना, देखो यहां पर एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, है ना, दो सेंटेंस। इसमें क्या है, एक तो है प्रिंसिपल क्लॉज, एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, एक बात दूसरी बात पे डिपेंड कर रही है। तुम्हें सक्सेस कब मिलेगी, ये बात डिपेंड कर रही है इस पे, ठीक है। तो मेन काम क्या है? सक्सेस प्राप्त करना, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? हार्डवर्क करना। तो मेन क्लोज तो ये हो गया ना हमारा, ये तो हो गया मेन क्लोज, लेकिन डिपेंड करता है इस पे, तो ये कौन सा हो गया? साथ देने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब क्या है, मेन काम क्या है? किताबें वापस करना, तो ये तो हो गया मेन, मेन क्लॉज, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है? घर पहुंचने पे। तो ये वाली बात को क्या हो गई, यहां से यहां तक वाली क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो क्लॉजेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया, जिसमें एक मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, एक साथ देने वाला है। तो अब क्या है, अब वो ये बोल रहा है कि जब हार्डवर्क करोगे तो आपको क्या होगा? आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि जब भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक बात बताओ, एक बात सोचने की है, क्या ये दोनों काम साथ साथ होंगे? मैं अब मेहनत करूंगा तो अभी आज मेहनत करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, मेहनत करूंगा, ये तो नहीं कि बस 5 मिनट मेहनत की, मेहनत करने के बाद ही तो सफलता मिलेगी।
या मेहनत के साथ साथ सफलता मिलती चली जाएगी, 1 मिनट मेहनत की नहीं। तो मतलब इन दोनों में टाइम ड्यूरेशन का फर्क है ना, एक तो ये हो गया, टाइम ड्यूरेशन का ही फर्क है, ठीक है। तो ऐसा अब मैं बोलता हूं आई विल रिटर्न योर बुक्स व्हेन आई विल रीच होम, पहले घर पहुंचूंगा उसके बाद ही तो रिटर्न बुक रिटर्न्स करूंगा, उसके बाद ही तो बुक्स वापस दी जाएंगी। तो दोनों में टाइम का फर्क नहीं है, तो दोनों को सेम टाइम में कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों को सेम टाइम में नहीं रख सकते ना, दोनों में टाइम का तो फर्क है। तो जब ऐसी कभी बात आ जाए जिसमें कंडीशनल सेंटेंस हो, दो क्लोजेस को जोड़ रखा हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ना, ये पहले होगा और ये बाद में होगा, टाइम का फर्क आ गया। तो ये फ्यूचर में होगा तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए, अब ये प्रेजेंट में होगा तभी तो ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि दोनों का फिर समय बराबर कैसे हो सकता है, समय बराबर नहीं होगा तो फिर ये वाली बात कैसे लिखी जाएगी, ये प्रेजेंट में लिखी जाएगी, यहां पर क्या लिखा जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब मेहनत करते हो तो आगे सक्सेस मिलेगी, प्रेजेंट में मेहनत करते हो तो फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं उसके बाद तुम्हें किताबें दे दूंगा, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं उसके बाद तुम्हें किताबें दे दूंगा, घर पहुंचूंगा अब उसके बाद, उसके थोड़े 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तुम्हें किताबें दूंगा। तो दोनों काम साथ साथ तो नहीं हो रहे हैं, कि मैं टीवी देख रहा हूं साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, दोनों काम साथ साथ एक ही टेंस में तो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की बात जब भी हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, मतलब उसको विल शैल के साथ नहीं लिखा जाता। तो व्हेन आई विल रीच होम की जगह क्या आएगा, व्हेन आई रीच होम, सिर्फ ये आई होगा और ये वर्ब होगी, ये विल नहीं आएगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते इस तरह के सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में वी डोंट यूज विल और shall in subordinate clause। समझ में आ गई इतनी बात, बड़ा आसान है यार, कोई मुश्किल थोड़ा ना है इंग्लिश, कोई मतलब इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस बशर्ते कि आप इसको प्रॉपर टाइम दो, सब्र के पेशेंस के साथ आप पढ़ो, वीडियोस पूरी देखो, नोट्स बनाओ, बड़ी अच्छी है इंग्लिश, एकदम इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया, चले आगे अब, चलो देखो अब आगे। अब देखिए विल शैल तो हो गया, प्रॉब्लम कैसी आती है, कैसी एग्जाम में आई है वो मैंने बता दी, अब बात करते हैं हम शुड की। विल शैल तो खत्म हो गया, डन। अब शुड की बात करते हैं। शुड से आपने ना दुनिया भर की बातें पढ़ रखी है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, और दुनिया भर की सारी बातें मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूं, देखो अभी। अब शुड से हम किस किस तरह की बातें करते हैं, हम शुड से बात करते हैं ड्यूटी की, कर्तव्य निभाने की। मोस्टली आपने बोला होगा तुम्हें ये करना चाहिए, चाहिए आ गया तो सलाह हो गई, जहां पे भी चाहिए आए वहां पे शुड लगा दो। अब जहां पे कई जगह शुड ऐसा भी जहां पे चाहिए नहीं आना चाहिए, जहां पे हम ट्रांसलेशन के दौरान हिंदी में चाहिए नहीं भी बोलते हैं लेकिन हम शुड का यूज कर देते हैं, वो सारी बातें। ड्यूटी कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, ठीक है। एडवाइस मतलब सलाह देते वक्त हम क्या करेंगे, कोई सलाह, कर्तव्य का मतलब है तो कई सलाह दे या ना दे हमको ये करना है। मोरल ऑब्लिगेशन कोई सलाह दे या ना दे हमको ये करना है, ठीक है। एडवाइस तो सलाह ही है। एक्सपेक्टेशन, जब किसी से अपेक्षा की एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है, ऐसी बातों को बोलते वक्त भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज कर देते हैं। माइल्ड कमांड, जिसमें थोड़ी सी हल्की सी कमांड की भावना आ जाए, फीलिंग्स आ जाए, तो हम शुड का यूज कर देते हैं। संभावना के लिए भी, आप कहोगे सर संभावना के लिए तो सर मे और माइट का यूज करते हैं, सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, शुड कहाँ से आ गया इसमें, आएगा भी, बताऊंगा कैसे आएगा। प्रिजम्पशन मतलब अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। ऐसी बातों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज भी कर दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बात। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने ना एक आपको एक स्लाइड में ये समझाया था कि इतनी सारी बातें मोडाल से बोली जाती हैं, इतनी सारी फीलिंग्स को बताने के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं। आपने तो 10 मोडाल पढ़े, उससे एक एक दो दो फीलिंग पढ़ी, बात नहीं बनी। अब देखो कितने तरह की फीलिंग, नियर अबाउट 27-28 टाइप्स की फीलिंग हम बताते हैं। अब देखो शुड से ही कितनी सारी फीलिंग जो है हम शेयर करने वाले हैं। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, क्या है,
ड्यूटी है कि किसी को, हर एक को क्या करना चाहिए, एक इंसान को उसके एल्डर्स, बड़ों की बात माननी चाहिए। क्लियर है? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मोरल ऑब्लिगेशन। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स मतलब मैं तुम्हारे नहीं, तुम तुम्हारे, मैं मेरे। पेरेंट मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है हमारा ये। ठीक है? नैतिकता क्या समझाती है हमें, संस्कार क्या बताते हैं कि पेरेंट्स को क्या करो, ओबे करो। ठीक है? क्लियर है? यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस, सलाह तुम्हें करनी चाहिए। मैं किसी को बोल, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है? क्लियर है? यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस। इसमें नैतिकता तो नहीं है ना, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नैतिक वाली तो कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है? एक एडवाइस दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या क्या फीलिंग आ रही है, एडवाइस की। ऐसे सेंटेंस में क्या फीलिंग आ रही है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है? इसमें क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। समझ में आया? नैतिक दायित्व है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा, मैं एक इंसान को सलाह दे के क्या कर लूंगा, ना किसी रिच ने बात सुनी, ना मैंने किसी को सलाह दी है वो रिच है पुअर है, सलाह तो नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें मैं एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करें। ठीक है? अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करें। ठीक है? तो रिच शुड है, तो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है मेरी, उम्मीद है मुझे कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, डेली कमांड। अब इसमें एडवाइस भी और थोड़ी सी कमांड भी है। मैं अगर वो किसी को, हम बोलूं, मैं बोलूं वी शुड कंप्लीट आवर वर्क एवरी डे। ठीक है? ये है एक तरह का मतलब एडवाइस है कि हमें करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। क्लियर है? और अगर जो मैं कहता हूं यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, तो मैं उसको कमांड कर रहा हूं कि करना चाहिए तुझे, सलाह भी दे रहा हूं एक तरीके से, कमांड भी दे रहा हूं। यू शुड फाइंड हर इन गार्डन, तुम्हें उसको गार्डन में ढूंढना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब यहां हो सकता है वो गार्डन में हो। ठीक है? तुम्हें नहीं मिली ना, तुम्हें उसको गार्डन में ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो गार्डन में हो। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी आ गई ना। ही शुड बी स्टडिंग नाउ, शायद वो पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग नाउ मतलब आने, स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग वो आने वाले टाइम में पढ़ रहा होगा। ही शुड बी स्टडिंग, उसको इस टाइम पढ़ते हुए होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ रहा हो, मतलब एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहा हूं मैं, हो ना हो पता नहीं। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए भी हम शुड का यूज कर देते हैं इस तरह के सेंटेंस। अब वो लोग सर इतनी सारी बातें बता रहे हो, लेकिन हाँ अभी आने वाले टाइम में इनसे मैं बताने वाला हूं किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है? अब एक और बात बताऊं, प्रिजम्पशन मतलब अनुमान लगाता हूं। शी शुड बी वरीड अबाउट मी, यार मेरे लिए उसको चिंता हो रही होगी। ठीक है ना? मेरे लिए उसको चिंता होगी। ठीक है ना? शी शुड बी वरीड अबाउट मी, अनुमान लगाया है मैंने, ये होगी नहीं होगी पता नहीं। दे शुड बी एंक्सियस अबाउट अस, वो हमारे लिए चिंतित होंगे, अनुमान है मेरा। यू शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज, तुम्हें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, एडवाइस भी होगी और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। तुम्हारे सामान का ध्यान मैं तो ना रखूंगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि सामने वाले को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला रहा हूं मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने के लिए जो सलाह दी जा रही है एक तरीके से, उसमें भी क्या हो गया, शुड हो गया। तो इतनी सारी फीलिंग्स वाली बातें हम शुड से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। अब आगे चलते हैं कि शुड से प्रॉब्लम कैसी आती है, किस तरह की बातें एग्जाम में आती हैं, किस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं जहां पर हम किसी और मॉडल का यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज करते हैं। लेट्स सी, मूव फास्ट, जल्दी चलो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू विल मिस द ट्रेन, तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। फ्यूचर की तो बात है ही नहीं, फ्यूचर वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए, इस तरह का डर दिखाते हुए जब हम एक बात को दूसरी बात से रिलेट करते हैं, किससे, लेस्ट से। लेस्ट का मीनिंग क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब ये होने की संभावना है, ऐसी संभावना जताने के, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए, इस तरह की संभावना बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी मॉडल का यूज नहीं करते। मे, माइट, विल, शैल, किसी मॉडल का यूज नहीं करेंगे। लेस्ट कंजक्शन के बाद जब भी कोई संभावना
कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा होने की संभावना है। ऐसी संभावना को बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल का यूज करते हैं, दैट इज शुड। अभी मैंने बताया ना, मैंने ना शुड का यूज हो सकता है संभावना बताने के लिए, नॉर्मली तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसी संभावना बताने के लिए तो लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में, पार्ट में, अगर वो संभावना बतानी है कि जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए, मतलब ट्रेन मिस होने की संभावना है अगर तुम धीरे चलोगे तो, ठीक है ना। तो ऐसी संभावना बताने के लिए हम विल, शैल, मे, माइट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ought to का भी यूज नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि सर ought to और शुड में क्या डिफरेंस है। सर कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे तो नहीं लगता डिफरेंस है। अभी ought to की बात करूंगा तो डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मतलब अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी फेल होने की संभावना है। लेस्ट के बाद संभावना बताई तो वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड का यूज होगा, और किसी मॉडल का यूज नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस में जब दो पार्ट लेस्ट कंजक्शन से जुड़े हो, कौन सी कंजक्शन से, लेस से जुड़े हो, ठीक है, तो उस केस में उसके बाद जो संभावना बताई जा रही है उसमें शुड मॉडल का ही यूज होता है। ये अटल सत्य है। चलें आगे, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपके पिटारे में। He said to them, shall I get into some trouble? He said to them, shall I go home? क्लियर है। अब देखो, अब दो बातें हैं। जब कभी भी हम, मैंने वैसे नरेशन में ही बात बताई थी लेकिन इतनी डीपली नहीं बताई थी, लेकिन इसमें मैं बड़ी डीपली बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, हम शेल और विल को, अब विल को तो जब भी चेंज किया जाएगा, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त विल को तो हमेशा किस में चेंज करेंगे, वुड में ही चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वुड में ही चेंज करेंगे। लेकिन शेल को हम शुड में भी चेंज कर सकते हैं और वुड में भी चेंज कर सकते हैं। क्या होता है, शुड में भी चेंज कर सकते हैं और वुड में भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते हो शेल को वुड बना रखा होता है और आप सोचते हो नहीं यार शेल तो शुड में चेंज होगा। नरेशन में ऐसा काफी बार पूछा जा चुका है, जो आपके एग्जाम आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के उसमें भी। और आप अगर जो 8th 9th में भी नरेशन से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में या हरियाणा बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी स्टेट के बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जब आप उसको लिखते हैं, तो मैं उसको डीपली थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड कॉमन एरर वाला प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है, वो ही बताऊंगा। ही सेड टू देम, शैल आई गेट इनटू सम ट्रबल? उसने कहा उनको, क्या मैं किसी ट्रबल में फंस जाऊंगा, फंस जाऊंगा। तो अब एक नॉर्मल बात पूछी गई है, क्या मैं किसी ट्रबल में फंस जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या अब लिखूंगा, ही, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड देम, फिर क्या आएगा, इफ, ही आस्क्ड देम इफ, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। नरेशन तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। मेरी, अगर वो पहले पढ़ रखा आपने अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने भी अपने चैनल पे नरेशन पूरे लेसन की 4 वीडियोस डाल रखे हैं, बड़े अच्छे समझा रखे हैं। तो अभी क्या है, इफ ही, अब ही के साथ नॉर्मल बात बताने के लिए शैल आता है या विल आता है, सबको पता विल आता है। तो यहां पर क्या होगा, वुड का यूज होगा। इफ ही वुड गेट इनटू सम ट्रबल, ये बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगली बात देखो, इस सेंटेंस में क्या किया है, ही सेड टू देम शैल आई गो होम, इसमें एक परमिशन मांगी गई है, भाई मैं घर चला जाऊं, क्या है इसमें, परमिशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, परमिशन की। जब ऐसी परमिशन वाली बात हो तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ही आस्क्ड देम इफ ही, क्या उसे घर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ही तो आ गया, लेकिन अब परमिशन वाली, इसमें कोई परमिशन नहीं है, इसमें परमिशन की तो फीलिंग नहीं आ रही ना। जब
आई के साथ शेल हो और नॉर्मल फीलिंग हो तो हम क्या करेंगे, और फिर ये आई यहां पर ही में चेंज हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में, तो हम शुड का वुड का यूज करेंगे। लेकिन परमिशन वाली फीलिंग में किसी भी टाइप से चेंज हो जाए, किसी भी प्रोनाउन में चेंज हो जाए, ठीक है, हम यहां पर शुड का यूज करेंगे, ही शुड गो होम। इस तरह की प्रॉब्लम नरेशन में भी पूछी जाती है और कॉमन एरर में भी पूछी जाती है। अभी बताऊंगा कॉमन एरर वाला पार्ट में। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से देखो, ठीक है, क्लियर है? चलो अभी एक और चीज, एक दो एग्जांपल और कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। द कंपनी, अब नेक्स्ट बात क्या है, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट मी, व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट मी। क्लियर है? कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आस्क्ड मी, क्लियर है, व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट मी। अब देखो, ये भी देखो, आस्क्ड मी फिर आ गया, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है। इसको अगर जो मैं उल्टा लेके जाऊं क्या, अब देखो, मेन बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर जो मैं ऐसा लिखूं, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव said to me, said to me, क्लियर है, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव said to me what टाइम, क्या है, अब क्या आया यहां पर, ही, ये थर्ड पर्सन आया, किसके हिसाब से चेंज हुआ होगा, इसके हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से चेंज होता तो यहां पर आई होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर ये आई होता, लेकिन आई नहीं है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कहा कि अब इसके अकॉर्डिंग जब ये बात बोलेगा अपने आप को लेकर के, तो यहां पर क्या लिखेगा, आई। द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेड टू मी व्हाट टाइम आई, अब आई के साथ क्या आता है, शेल, सॉरी यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट टाइम शेल आई, ठीक है, कॉन्टेक्ट यू, ये सेंटेंस था ऐसे, व्हाट टाइम शैल आई कॉन्टेक्ट यू। देखो थोड़ी सी समझने की बात है, अब समझो इसको ध्यान से। भाई अगर वो डीपली समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भाई भूल जाना, फिर अपना वही नॉर्मल बातें समझना, और फिर एग्जाम में जब कोई ऐसी बात आ जाएगी फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, तुम आंसर कुछ दोगे और एग्जामिनर का आंसर कुछ और होगा। क्लियर है? अब द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेड टू मी व्हाट टाइम शैल आई कॉन्टेक्ट यू, मैं तुमसे किस टाइम कॉन्टेक्ट करूं, यही पूछ रहा है ना, मैं तुमसे किस टाइम कॉन्टेक्ट करूं। इसका मतलब वो टाइम पूछ रहा है, मतलब मैं परमिशन जिस टाइम की दूंगा उस टाइम वो कॉन्टेक्ट मुझे करेगा। मतलब मुझसे कोई पूछ रहा है कि यार मैं तेरे से किस टाइम कॉन्टेक्ट करूं, बता मुझे, मैं बोलूंगा 5 बजे, तो वो 5 बजे करेगा ना, अगर वो 4 बजे करेगा तो मैं मिलूंगा ही नहीं उसको, कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब वो मुझसे पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है उस टाइम की, भाई किसी टाइम को तो परमिट करो मुझे, तो परमिशन मांग रहा है। और मैंने जब कहा कि परमिशन वाली बात, जो परमिशन वाली बात है उसमें अगर जो मुझे शैल को चेंज करना हो तो मैं वुड में चेंज ना करके शुड में ही चेंज करता हूं, अभी बताया ना यहां पे। तो ऐसे केस में ये वाले सेंटेंस में वुड कैसे आ गया, शुड आना चाहिए ना। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, अब देखो ये अगर जो आप कहोगे ठीक है पास्ट है, वुड है, विल होता तो हम वुड कर देते, विल होता तो हम वुड कर देते, ठीक है, लेकिन यहां पर तो वुड नहीं शुड आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि एक ऐसे डायरेक्ट स्पीच को चेंज किया गया है जिसमें एक परमिशन वाली फीलिंग थी आई के साथ, और उस केस में हम शेल को वुड में चेंज ना करके शुड में चेंज करते हैं, वुड में चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और काफी बच्चों ने कंप्लेन भी की, चैलेंज भी किया, ठीक है, कि हमारा ये आंसर ठीक होना चाहिए। जैसे कीज आ जाती है ना, आपका एग्जाम आज हुआ, 15 दिन के बाद की आ गई, की में एग्जामिनर का आंसर कुछ और था, आपने आंसर कुछ और दिया था, आपने वुड वाले को करेक्ट किया था, लेकिन उसने फिर कह दिया कि वुड नहीं शुड होना चाहिए। क्लियर है?
तो वहां पर कंफ्यूजन। अब अगर जो आप शुड करते और एग्जामिनर वुड बोलता तो आप चैलेंज कर सकते थे कि नहीं सर शुड होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर भाई समझ रहे हो ना, मार्क्स गए काम से। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो शुड की बात होगी, किस तरीके से कई बार शुड की जगह वुड यूज कर देता और हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन वाला है, और नरेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे मैं बात करता हूं ओट टू की। किसकी बात कर रहा हूं? ओट टू की। अब यहां पर भी बड़ी समझने वाली बात है, मजेदार बातें हैं। ठीक है, देखो अब ओट टू का यूज किस लिए होता है? एडवाइस के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। लेस्ट के बाद तो नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया था लेस्ट के बाद सिर्फ शुड आएगा, ओट टू लगा दिया तो गलत। वैसे अब यू ओट टू कंसल्ट और डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं शुड का यूज भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं शुड यूज नहीं कर सकता, दोनों करेक्ट है। मतलब ओट टू की जगह हम शुड यूज कर सकते हैं, लेकिन शुड की जगह ओट टू यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हर जगह यूज नहीं कर सकते। वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मोरल ड्यूटी। मैं यहां पर अगर शुड लगा दूं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, ड्यूटी है हमारी। अब मैं कहता हूं वी ओट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, यहां पर अगर शुड यूज करूंगा तो भी ठीक, ओट टू यूज, मतलब ओट टू जहां यूज हो रहा है वहां शुड तो यूज हो रहा है। क्या जहां जहां शुड यूज हो सकता है वहां ओट टू भी यूज? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर? अभी बताऊंगा विद एग्जांपल। जैसे अभी लेस्ट वाली बात बताई थी, जैसे मैंने अभी यहां पर लेस्ट वाली बात बताई थी, ये लेस्ट है ना, यहां पे मैंने कहा शुड आएगा, यहां ओट टू नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ना तो मैं मोरल ड्यूटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस सेंटेंस में ना तो मैं कर रहा हूं एडवाइस की बात, ना मोरल ड्यूटी की बात, और ना ही मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, जब ऐसी बात होगी तो शुड की जगह ought to और ought to की जगह शुड आ जाएगा, लेकिन जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो कि ऐसा भी हो सकता है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तो वहां पर नहीं आएगा। जैसे आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट शुड बी रेडी टू डोनेट द ब्लड, स्टूडेंट्स को रेडी होना चाहिए ब्लड। अब एक मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज भी कर सकते हैं और किसका यूज कर सकते हैं? ought to का यूज भी कर, दोनों का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी रेडी टू डोनेट द ब्लड, स्टूडेंट्स ought टू बी रेडी टू डोनेट द, एक मॉरल रेडी रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? तो यहां पर दोनों का यूज हो सकता है कि भाई ड्यूटी में तैयार रहो। ठीक है, ऑन हेयरिंग द अलार्म बेल द स्टूडेंट्स ought टू लीव देयर रूम्स इमीडिएटली। इस सेंटेंस में देखो, क्या मोरल ऑब्लिगेशन है या फिर माइल्ड कमांड है? या फिर माइल्ड कमांड है? बताओ क्या है? क्या मोरल ड्यूटी है, एडवाइस है? नहीं, एक माइल्ड कमांड है। बोलने वाला है कि जैसे अलार्म बेल बजेगी सबको क्या करना है? रूम तुरंत छोड़ देना है, तुरंत छोड़ देना है। तो एक कमांड है, इसमें कमांड है, तो ought to ना करके क्या आएगा? शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है। क्लियर है? अब एक और सेंटेंस, तो अभी समझ में आ गया कि शुड की जगह हम ought to को यूज कहां नहीं कर सकते। ought to का यूज शुड की जगह सिर्फ वही होगा जहां मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी और एडवाइस की बात होगी, वहां होगा। बाकी शुड से तो बहुत सारी बातें बताई थी मैंने, पॉसिबिलिटी वाली बातें बताई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें बताई थी, उन सब जगह ought to का यूज नहीं होगा भाई। ठीक है, अब देखो, अब एक तरह का और प्रॉब्लम आता है। अब एक तरह का ought to शुड कोई भी मोड डालो उससे प्रॉब्लम आता है। यहां पर मैं जो मैंने बोलता ना कॉमन कॉमन वाली बातें है ना, वो वाली बातें, दैट ought to इनफ फॉर अस, फूड फॉर अस, मतलब ये फूड हमारे लिए इनफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कई यहां पर शुड भी आ सकता है। तो अभी दिक्कत क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? क्या है ये तो एडजेक्टिव हो गया,
और ये क्या होगा, नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं, मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, दैट ought टू बी इनफ फूड फॉर अस। तो कई बार क्या होता है इस तरह के सेंटेंस में मोडाल के बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं, वर्ब को गायब कर देते हैं, और वर्ब मोस्टली वहां पर बी ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बी को गायब करके काफी बार प्रॉब्लम्स पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे बोलता हूं, वन ought टू नेवर टेल लाइज टू वंस पेरेंट्स। सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इसका आंसर इन चारों में से क्या होना चाहिए। क्या ये ऐसे कैसे ठीक है, या फिर क्या इसका आंसर ये है, या फिर इन तीनों में से कोई है, ये है, ये है, ये क्या है। देखो, वन ought टू नेवर टेल लाइज टू वंस पेरेंट्स। नेवर क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, निगेशन भी बोल सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और निगेशन, कि कभी ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वन ought टू नेवर टेल लाइज, अब एक बात बताता हूं। अब जो हमारा ought टू है, ये एक कंप्लीट मॉडल है। क्या ये कंप्लीट मॉडल है, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, नेवर के लिए तो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, नेवर के लिए इसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं अगर जो इससे कोई भी सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैं बोलता हूं यू ought टू रिस्पेक्ट योर ब्रदर। तुम्हें अपने दोस्त, अपने भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक ड्यूटी बनती है तुम्हारी, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। क्लियर, नैतिक दायित्व है तुम्हारा। अब क्या है, ये तो एक मॉडल हो गया और ये वर्ब हो गई। इस मॉडल के साथ साथ ये भी दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। क्लियर है, ये इन दोनों को भी हम क्या नहीं कर सकते, पार्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अब देखो, या तो मैं नेवर यहां लगा दूं या फिर यहां लगा दूं, दोनों में से एक जगह तो आएगा। अब ना तो इसको तोड़ सकते और ना ही इसको तोड़ सकते, तो करेंगे क्या नेवर का, मतलब ना तो नेवर को यहां लगा सकते और इन दोनों के बीच में तो आ ही नहीं सकता, और ये मतलब इसको और इसको भी नहीं तोड़ा जा सकता, और इसको मतलब इन दोनों के बीच में भी नहीं आ सकता, नेवर टू ऐसे भी नहीं आ सकता। मतलब ये तो सरासर गलत है कि इसके बाद ये लगाया मैंने और यहां नेवर लगा दिया, इस टू इन्फिनिटी वाली बात को तोड़ दिया, ठीक है। ये भी नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए नेवर के साथ। क्लियर है, और इन दोनों के बीच में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी, मतलब ये वाला आंसर भी गया, ये वाला आंसर भी गया। तो अब क्या करें, टू नेवर, मतलब टू को पहले ले जाऊं, फिर नेवर, फिर ओट लिखूं, फिर टेल लिखूं, तो ये भी नहीं। तो अब नेवर कहां जाएगा, हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, वन इस तरीके से, नेवर ought to tell lies to one's parents। जो नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऑलवेज है, नेवर है, ये मोस्टली क्या आते हैं, वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ought to से ही क्या आएगा, पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आई विल नेवर डू दिस ऐसा भी आ जाएगा। लेकिन ought to वाले, सिर्फ ought to वाले केस में हम इसको इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में नहीं यूज करेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इज इट क्लियर। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वुड की बातें। आज की वीडियो में इतना ही। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव। हेलो।